नमस्कार, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित आरोग्य पीठ के द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज बात करते हैं गैस की, यानी वायु विकार। वायु विकार, वायु जब शरीर में विकृत हो जाती है तो अनेक सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती है, और वायु जब विकृत हो जाती है तो हर सेल को अपने कंट्रोल में लेकर आती है। वायु रोग की जगह अपना प्रभाव नहीं दे सकता। सिर दर्द भी वायु से हो सकता है, चेस्ट पेन भी वायु से हो सकता है, बैक पेन भी वायु से हो सकती है, पूरे सारे शरीर में भी वायु। और आपने देखा होगा बहुत बार तो ऐसे पकड़ा, गलती से किसी ने कहीं हाथ लगा दिया, डकार, भयंकर डकार आती है। ऐसा भयंकर एक रोग जो शरीर को विकृत कर देता है, आप समाज में बैठने लायक नहीं महसूस करते, ऐसा खतरनाक रोग वायु, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे वायु के लक्षण क्या होते हैं, वायु के कारण क्या होते हैं, आखिर वायु बनती क्यों है, और इस वायु का क्या कोई समाधान है, ट्रीटमेंट है, और अगर वायु न बने तो उसके लिए सावधानी क्या रखी जाए, और क्या वायु कुछ खास बीमारियों के कारण बनती है, और वायु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ऐसी अनेक सारी विस्तृत चर्चाएं आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में गैस के रोग से संबंधित। तो पहले बात करते हैं लक्षणों की। तो शुरुआत के लक्षणों में, वायु के लक्षणों में आता है पेट में अफारा। तो लगता है तो पता नहीं क्यों पेट थोड़ा भारी सा हो रहा है, पेट थोड़ा टाइट हो जाता है, पेट थोड़ा मोटा हो गया है, ऊपर वाले एरिया में थोड़ा मोटापा आने लगा है। फिर दूसरा लक्षण और आता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, और वो ये होता है कि आप कहीं बैठे हैं, वायु को स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे से पास हो जाना चाहिए। वायु का काम है बहना, आई बह गई, नॉर्मल है तो कोई समस्या नहीं, जब बिगड़ गई तो समस्या पैदा करती है। और कैसी समस्या पैदा करती है, वो आप ही नहीं, पड़ोसियों को भी दुखी कर देती है। और वायु सड़ जाती है जब, तो बहुत जबरदस्त स्मेल पैदा होती है, और आपने छोटी सी वायु पास की, सारे पड़ोसी आसपास में सब हिल जाते हैं, कमरे के अंदर करते हैं, यार कहाँ है, चलाओ। कार में बैठने वाला, और सबसे बड़ी मजेदारी बात है कि जो पास कर रहा होता है वो बहुत सीरियस हो चुका होता है, वो देखता है कि शायद मैंने नहीं किया, किसी पड़ोसी ने किया है। ऐसी विकृति वाला यह जो रोग है, जो खुद को, बाकी सारे रोग खुद को ही परेशान करते हैं, यह एक ऐसा रोग है जो अपने से ज्यादा दूसरों को परेशान करता है। तो इस वायु के लक्षणों में स्मेल युक्त वायु आना, गैस निकलना, बार बार डकार आना, मिचलाना, पेट दर्द होना, बुखार हो जाना, और अगर यह वायु ऊपर की तरफ आ गई तो चेस्ट पेन का कारण बन जाती है। हमको लगता है पता नहीं आज तो हार्ट फेल होगा क्या, ऐसा लगने लगता है, हिचकियां पैदा हो जाती हैं और चेस्ट पेन होने लगता है, और हम तुरंत पहुंच जाते हैं कहाँ, हॉस्पिटल में। और उसने कहा सर सॉरी कुछ नहीं था, गैस थी। अगर यह वायु नीचे की तरफ जाती है तो घुटनों के दर्द का कारण बन जाती है, और घुटनों में जब दर्द होता है तो वो वायु विकार के अंतर्गत आता है, और जोड़ों के दर्द का कारण बन जाती है, और अगर ऊपर चली जाती है सिर दर्द का कारण बन जाती है, ये वायु चक्कर का कारण भी बन जाती है। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, तो उसका बड़ा कारण गैस है, सिम्टम्स में आता है उसके। तो एक नहीं, अनेक सारे सिम्टम्स में आता है। कॉन्स्टिपेशन वायु के कारण होता है। अगर वायु ठीक से मूवमेंट नहीं कर रही इंटेस्टाइन में, तब वह मल रुक जाता है, सड़ने लगता है, और वायु बनती है, कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाता है। तो जब भी भोजन सड़ेगा तो गैस बनेगी, गैस बनेगी और प्रॉपर समय पर नहीं निकली तो खुद भी मरेगी, दूसरे को भी मारेगी। तो ऐसे भयंकर रोग के ये सिम्टम्स आते हैं। वायु के सिम्टम्स में और आता है कि जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस गैस का रोग है। जितने भी शरीर के दर्द हैं, अधिकांश दर्द वायु विकार है। इसमें सैटिका भी आता है, कमर दर्द भी आती है। कि वायु के कारण जो कमर दर्द आता है, ध्यान करना, वो सुबेरे 5 से 7 के बीच में होगा, या शाम को 5 से 7 के बीच में होगा, क्योंकि वायु कभी बाजू में नहीं बनती, वायु कभी लंग्स में, वायु आती तो है लंग्स में, लेकिन विकृत होकर रोग का कारण नहीं बनती। इंटेस्टाइन की जो वायु है, आंतों की वायु,
जब उसमें विकृति पैदा होती है तब रोग का कारण बनती है, इसीलिए सभी जोड़ों के दर्द का कारण बन जाती है। तो अनेक सारी विकट रोगों का कारण वायु बनती है। क्या क्या कारण है जिसके कारण से वायु बनती है, इस पे आओ हम डिटेल से चर्चा करते हैं। छोटे मोटे कारण नहीं है, हैं छोटे छोटे कारण, लेकिन बड़ी विकृति का कारण बन जाते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है भोजन का सड़ना। भोजन कब सड़ता है? जब हम समय पर खाना नहीं खाते। खाली पेट रहेंगे तो खाली जगह पर वायु बनेगी। लंबे समय, हाँ, आपने एक ही बार अगर खाना खाया तो आपको वायु नहीं बनेगी, लेकिन एक ही बार खा सके, खाना चाहिए तो 3 बार, लेकिन आपने खाया ही नहीं। सवेरे का ब्रेकफास्ट स्किप हो गया क्योंकि ऑफिस जाना है तो भागे, ऑफिस में खाना लेकर गए, वहां इतना ज्यादा काम का वर्डन था, लोगों के साथ मिलना था कि आपका खाना छूट गया। अब शाम को खाना खाना था तो खाना इसीलिए खा लिया घर आने से पहले कि 2 चीजें खानी पड़ेंगी। खाना तो खाना ही पड़ेगा, घर में जाने के घर वाली की डांट भी खानी पड़ेगी, और इसीलिए वो डांट न खाने के चक्कर में ये खाना खा लिया, और अब इस खाने के बाद घर भी खाना खा लिया। तो खाने के ऊपर खाना ये वायु को बनाने का बहुत बड़ा कारण बनता है। खाने के समय पर खाना न खाना, न खाने के समय पर खाना खाना, न खाने वाली चीज़ों को खाना और खाने वाली चीज़ों को न खाना। जैसे जितने भी जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड हैं, ये सभी वायु बनाते हैं। आंतों के अंदर मल चिपक जाता है और चिपकने के कारण कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, और मल जब पास नहीं होता तो वायु बनती है। तो वायु बनेगी, रोग का कारण बनेगी। तो गलत खाइए और वायु वाली चीजें खाना। अभी मैं यहाँ एक बहुत महत्व की बात बोल रहा हूं। आपका पाचन अगर ठीक है तो जिन चीजों को मैं बोल रहा हूं ये सभी चीजें आप खा सकते हैं, आपको कोई वायु नहीं बनेगी। जैसे राजमा, चावल, कड़ी, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, मटर, बैगन, कटहल, ये सभी वायु कारक तत्व हैं। लेकिन अगर आपका पाचन ठीक है तो वायु नहीं बनेगी। अगर आपका पाचन ठीक नहीं है और आपको वायु विकृत हो गई है, ध्यान करना, इनमें से कोई भी एक चीज खा लो, उसी दिन आप सूली पर टंगे हुए मिलेंगे, और वायु आपके डायफ्राम को जब ब्रेक करेगी तो घबराहट पैदा कर देगी, पसीना आ जाएगा, ऐसा लगेगा बस आज ही गए। तो खाने वाली चीजों को न खाना, न खाने वाली चीजों को खाना। मैदा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सभी वायु, नॉन वेज भी वायु बनाने का बहुत बड़ा कारण बनता है, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति में इसको शाकाहारी बनाया है। और बहुत महत्व की बात बताऊंगा आपको यहां, शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की एक पहचान है। प्रकृति ने जो मांसाहारी जीव बनाए हैं उनका मुंह, उनके दांत मांसाहारी के ऐसे चलते हैं, कौआ, कुत्ता, लोमड़ी ऐसे चलते हैं। लेकिन जो शाकाहारी हैं, भैंस, गाय, हाथी, घोड़ा, आदमी, ये सभी शाकाहारी हैं। शाकाहारी के दांत ऐसे चलेंगे, मांसाहारी के दांत ऐसे चलेंगे। ध्यान करना, शाकाहारी जब मांसाहारी का खाना खाएगा उसका इंटरनल सिस्टम भी उसी प्रकार का है, खाना पचेगा नहीं, वायु का कारण बनेगा। इसीलिए नॉनवेज, मांस, मच्छी, ये सभी चीजें वायु का कारण बनाती हैं। प्रकृति से विपरीत चलेंगे तो रोग का कारण बनेंगे। अगली चीज वायु कौन सी बनाती है जो पाचन को खराब करती है, वो है लेट नाइट खाना खाना। ध्यान करना, भोजन को पचाने का काम जठराग्नि करती है, और अग्नि का संबंध सूर्य से है। जब सूर्य प्रखर है, अग्नि प्रखर है, अग्नि में कुछ भी डालो पच जाएगा। सूर्य ढल चुका है, अग्नि मंद हो चुकी है, और उस समय आप भारी चीजें खाएंगे तो गैस का कारण बनेगी। मोटापा आपके खाने के कारण से नहीं आता, क्योंकि जो मोटे लोग हैं वो ज्यादा खा ही नहीं सकते। एक समोसा खाते हैं, पेट भर जाता है, ऐसा लगता है मोटे हो गए हूं मैं। पानी भी मोटा करने लगता है। पतले लोग ढेर खाते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता। ये वायु के कारण से मोटा होता है, क्योंकि पेट ठीक नहीं है इसीलिए व्यक्ति मोटा होता है। पेट ठीक नहीं है इसीलिए व्यक्ति बहुत पतला होता है। तो पाचन ठीक नहीं है तो वायु विकृत होगी, वायु का रोग, वायु पैदा होगी। तो
इसीलिए पूरे शरीर में वायु घूमती है। इसको विकृत होने से बचाने के लिए खाने पीने का ठीक तरीका रखना बहुत आवश्यक है। खाने का एक निश्चित समय है, सवेरे का, दोपहर का, शाम का और रात्रि का भोजन। शाम को लाइट भोजन करने से वायु नहीं बनती, शाम को हैवी भोजन करने से वायु बनती है। शाम को दही, सलाद, फल अगर इनका और दाल इनका हम सेवन करते हैं तो वायु के रोगी होंगे। और वायु के बड़े कारणों के अंदर, जो अभी मैं साइंटिफिक दूसरे रीजन है उनमें नहीं, मेन कारणों में जा रहा हूं। साइंस तो कहती है आपको कोलाइटिस हो गया है, वायु बनेगी। साइंस कहती है इन्फ्लेमेशन हो गई इंटेस्टाइन में, वायु बनेगी। साइंस कहती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो गया तो वायु बनेगी। साइंस कहती है अगर आपका लीवर और गॉलब्लैडर ठीक काम नहीं कर रहा है तो वायु बनेगी। ये कारण साइंटिफिक कारण है, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़े कारण जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो भोजन संबंधी बात है। रात को अगर खीरा, दही, खीर माने सलाद, फल, दाल आपने खाई तो आपको वायु बनेगी। दही, क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे दिन में खीरा हीरा और रात को खीरा पीड़ा। तो खीरा रात को वायु करता है, क्योंकि रात को उसका पाचन होता नहीं। इसीलिए इन चीज़ों को रात में नहीं खाना चाहिए। रात को हल्की चीज़ें खानी चाहिए। हल्की चीज़ें क्या होती हैं? आप कहेंगे साहब फल तो बहुत हल्का होता है, दही तो बहुत ही हल्का होता है। नहीं, सुपाच्य, जिसमें से दाल, ये सुपाच्य न हो करके सब्जी सुपाच्य। आप सब्जी खाइए, चपाती खाइए, चावल खाइए, आपको पचेगा। भारी चीज़ें खाएंगे तो नहीं पचेगा। हैवी प्रोटीन रात को पचती नहीं और गैस का कारण बनती है। तो इन छोटे छोटे, एक नहीं अनेक सारे कारण हैं जिनके बारे में आपको बताऊं तो मुझे लगता है सारा दिन निकल जाएगा केवल वायु को लेकर। पर क्योंकि आपको प्रशिक्षित करना है, इसीलिए वो जो चिट्ठी में होता है ना, छोटा लिखना बहुत, थोड़ा लिखना बहुत समझना, इशारे को ही फॉर्मूले को ही पूरा डिटेल मान लेना। तो ऐसे खाने की इन चीज़ों में हमको अपना अभ्यास करने की आवश्यकता है। और एक बड़ा कारण और है, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम जब व्यायाम प्रॉपर नहीं करते तब भी वायु बनती है। और आपने देखा होगा, जब ये मोटापे पर मैं बात करूंगा तब इसके और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं कि शादी से पहले व्यक्ति का मध्य प्रदेश अंदर और उत्तर प्रदेश बाहर होता है। क्या कारण है कि शादी के बाद मध्य प्रदेश बाहर और उत्तर प्रदेश अंदर चला जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़की का मध्य प्रदेश बाहर जाए तो समझ में आता है कि खुशखबरी वाली होगी, लेकिन लड़के का जा रहे हैं वहां कौन सी खुशखबरी हो गई? ध्यान करिए, वायु के कारण से रोग पैदा हुआ है। और यहाँ बहुत सावधानी करनी है युवाओं को, कॉर्पोरेट जगत के विद्यार्थियों को, कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले युवा हैं उनको, और वो माता बहनें जिनकी संतान इस प्रकार की, वो भी ध्यान करने वाली बात है, उनको भी प्रशिक्षित करने की बात है। 3 काम ऐसे हैं जिनको करने के बाद वायु एकदम बनती है। नंबर 1, खाना खाने के 2 घंटे के अंदर स्नान करना। अगर आपने खाना खाया और स्नान करने की आदत है, 2-2.5 घंटे के अंदर आपको वायु बनेगी, आपकी अग्नि मंद होगी। मंदाग्नि है वायु का मुख्य कारण। दूसरा, खाना खाने के 3 घंटे के अंदर सेक्स किया अगर आपने, तो भी आपको वायु बनेगी। क्यों? शरीर का फोकस बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करने में लग जाएगा, पचाने में नहीं लगेगा। और अनपच भोजन ही वायु का कारण बनता है, अनडाइजेस्टेड फूड ही वायु का कारण बनता है। इसीलिए खाना खाने और सेक्स में 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए। जितने युवा है ना, जितने भी जोड़े हैं ना जिनका पेट बाहर जा रहा है शादी होने के बाद, उनका यही कारण है कि वो लेट नाइट खाना खाते हैं और उसके बाद सवेरे जल्दी जगना होता है, और वही कारण उनका मोटापे का बन जाता है। और तीसरा बड़ा कारण है, खाना खाने के तुरंत बाद हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हैवी एक्सरसाइज करेंगे आपके जो भोजन है वो पचेगा नहीं, ब्लड का फ्लो बॉडी के पेरिफेरल एरिया में चला जाएगा और गैस का कारण बनेगा। तो ऐसे अनेक सारे कारण गैस के जो मैंने आपको बताया है। तो गैस के कारणों के बाद अब चलते हैं इसके निदान की तरफ कि इसका निदान क्या होगा। तो न्यूरोथेरेपी में किसी भी प्रकार की गैस हो, चाहे आपको डकार हो, चाहे आपको मितली हो, चाहे आपके चक्कर आते हो, चाहे आपकी ब्लोटिंग हो, चाहे आपकी घबराहट हो, चाहे आपका शेकिंग हो, चाहे आपको स्वेटिंग हो, इन सभी चीज़ों का निदान न्यूरोथेरेपी में बहुत इफेक्टिव है। और कैसे है न्यूरोथेरेपी का निदान, इसके डिटेल ट्रीटमेंट के बारे में आइए हम लोग जानते हैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के संबंध में।
अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, काम को प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, 1 बाई 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम हैं, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहाँ किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता, उनको इसमें दर्द होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। शांति शांति।
का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट, इनका जो रोगी का लेफ्ट है वो हमारे राइट हैंड में और जो उनका राइट है वो हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1, 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1, 2, आगे मोड़ते ले जाना है। 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे हमने किया। फिर इस पर आगे सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1, 2, 3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए, यानी स्पेशली देखिए नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1, 2 एंड 3, घुटना मुड़ेगा नहीं, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। इस प्रकार ये भी पैर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसी प्रकार ये भी 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस प्रकार ये भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। और इस तरह से लास्ट टो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहाँ ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए, ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए, पंजा यहाँ से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे, इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है शुरुआत में, थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2। पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहाँ पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहाँ से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहाँ पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहाँ देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहाँ प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला और
प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा, यहाँ पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार दे रहा हूँ, 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। तो अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6, तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा,
इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहाँ, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहाँ और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एड़ी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और धीरे से एड़ी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट OV1। OV1 कैसे देते हैं देखिए। रोगी को सीधा लेटाकर सीधे बाजू यानी उल्टे बाजू को रोगी का बायां हाथ, तकिया ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा, और ये 90 और 180 में होकर के यहां इस पोजीशन में जाएगा और ये दोनों 90 डिग्री पर जाएंगे। हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, ये पोजीशन बनेगी, हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा। पिलो सिर्फ हाथ के नीचे ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद खड़े होने की स्थिति, रोगी के दाएं कंधे के पास हमारा एक पैर, स्टैंड दोनों साइड में, और रोगी के बाएं एल्बो जॉइंट से कलाई यानी रिस्ट के बीच में हमारे को 3 पॉइंट बनाने, 1 2 एंड 3, ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं। कैसे देना है देखिए। अब यहां एड़ी रखी, प्रेशर यहां रखा, शुरू किया, सीधा खड़ा होना, 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं, कंधे से सिर के तरफ, और बाजू भी ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में, लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा ये हाथ। खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ्स दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास जाएगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहां से 3 पॉइंट पे प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया OV2। पॉइंट RK1 राइट किडनी 1 कैसे देना है। तो ये बाजू के नीचे तकिया लगाया,
हल्का सा यानी 90 डिग्री पर बाजू आए। एक तकिया दोनों जंघाओं के बीच में लगाया, यहां दोनों टांगों के पास, और टांग बिल्कुल बाहर खुली हुई। खड़े होने का हमारा स्थान राइट आर्म का जो जॉइंट है शोल्डर के पास, लेकिन शोल्डर जॉइंट से हटकर, ये शोल्डर जॉइंट है यहां, इससे हटकर, दूर भी नहीं तो बिल्कुल नजदीक में। रोगी के शरीर से चिपका हुआ हमारा पंजा, लेकिन बाजू पर ठीक से रखा हो। यहां ऊपर नीचे नहीं, सीधा प्रेशर डालना है, न नीचे खींचना है न ऊपर खींचना है, प्रेशर सीधा डालना है एड़ी पर हमारा वजन, जिससे कि हम दूसरे पैर की पोजीशन भी ले सके। तो पहले यहां रखा, जंघा पर वही 3 पॉइंट हमारे यहां आएंगे, पहला ऊपर, फिर नीचे और यहां, लेकिन बाजू का पॉइंट हमारा यही रहेगा। ऐसे 3 बार हम प्रेशर देंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। राइट पैर को एड़ी पर रखते हुए वजन पहले पॉइंट पर सीधे खड़े होना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हल्का यहां लूज किया और यहां से उठाकर भी पैर हमने बीच में लिया। यह हमारा पैर मुड़ेगा नहीं, ये भी हल्का सीधा रहेगा, थोड़ा मुड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6। ये हल्का रिलीज किया ब्लड, और फिर से यहां से यस अगेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से उतरना, इस प्रकार से उतरना। ये था RK1। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में, और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएंगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए, ऐसे दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना, और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट। राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा। 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट का नाम है RTHP। RTHP कैसे देते हैं, तो सबसे पहले रोगी को
बाएं करवट लेटाना मतलब दायां टांग ऊपर रहना चाहिए, इनको 90 डिग्री पर ऐसे फोल्ड करना चाहिए और बीच में पिलो लगाना चाहिए। ये हटाया और ये पिलो यहां सेट किया। दोनों ऐसे सेट करने के बाद यहां पर जो हमारी बोन है, ये वाली बोन जो हिप बोन है, सबसे लंबी जो थाई बोन है, इसका जो एच है, इस पर 8 जगहों पर हमको प्रेशर देना है। कैसे कैसे देना है देखिए, ऊपर यहां, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ के साथ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहां से शुरू किया था, बढ़ते 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 ऐसे, बढ़ते बढ़ते ऐसे गए। इसके बाद हल्का सा हमने रब किया और इस तरह से हमने ये दे दिया। इसका नाम था RTHP। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना, दाहिनी करवट लेटा के ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाएं, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिलो लगा लिया। पिलो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहां क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP। तो आइए अब बात करते हैं हम गैस से होने वाले रोगों के प्रति सावधानी की। अगर गैस नहीं बनी है तो भी, और गैस बन गई है तो भी, तो क्या सावधानी रखें कि यह गैस आपकी शांत हो जाए। क्या करें छोटे छोटे वो काम जिससे आपकी गैस शांत हो जाए, ठीक कर ले। तो उसके अंदर सबसे पहला काम है सावधानी में, आप अपने भोजन को नियमित करिए। 2 घंटे का गैप, 1 से 2 बार खाने में 2 घंटे का गैप रखिए। अगर आपने 2 घंटे का गैप नहीं रखा तो पाचन ठीक नहीं होगा। तो समय को करिए शेड्यूल भोजन के। लेट नाइट खाना खाने की आदत को छोड़िए। मोबाइल पर बात करते हुए, टीवी देखते हुए, कंप्यूटर पर काम करते हुए, अखबार पढ़ते हुए, यानी खाना खाते समय केवल खाना खाइए। नहीं खाओगे तो गैस बनेगी। तो भोजन का समय और भोजन करने का तरीका, फिर भोजन खाने वाली क्या करने वाली चीज़ें हैं। तो कभी आपने जंक फूड खा लिया, कभी आपने रात को 2 बजे खाना खा लिया, कभी आपने खाना खाने के तुरंत बाद सेक्स कर लिया, कभी आपने खाना खाने के तुरंत बाद नहा लिया, डजंट मैटर। कभी कभी तो शरीर सह लेता है, पर अगर आपकी आदत ऐसी है तो सुधारिए उस आदत को, करिए परफेक्ट। भोजन के समय सिर्फ भोजन, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। तो भोजन, क्योंकि भोजन के कारण ही गैस बनी थी, इसलिए पहली सावधानी में आता है भोजन। दूसरी सावधानी के अंदर आता है गैस को मूव करने के लिए स्कोप दीजिए। और मूव कैसे होगी, तो मूव करिए, घूमिए। खाना खाने के बाद रात्रि में 100 कदम कम से कम जरूर चलने का अभ्यास रखिए। 100 कदम अगर आप चले, खाना खाए सो गए, गैस बनेगी। तो खाना खाने के बाद 100 कदम जरूर टहलना है। और अगर आधा घंटा पौने घंटे का भी धीरे धीरे सैर करने के लिए क्रम बनता है तो बहुत अच्छा। तो खाना खाने के बाद सैर करना रात्रि में, दिन में खाना खाने के बाद बैठना। हाँ, हार्ट पेशेंट अगर हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद उनको उठकर नहीं जाना चाहिए, खाना खा के थोड़ी देर बैठना चाहिए, 10-15 मिनट के बाद ही उनको उठकर जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको क्लियर करिए। रात को कोई भी चीज़ लीजिए, अगर आपको लगता है कोई चूर्ण आपको सूट करता लीजिए, नहीं तो ट्रीटमेंट है ना इफेक्टिव।
आपके कॉन्स्टिपेशन को क्लियर कर देगा, बाद में गैस को भी क्लियर कर देगा। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट तो गैस को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके आईबीएस जो इरिटेटिव बबल सिंड्रोम्स हैं, गैस विकृत हो गई इसीलिए आईबीएस हो गया, इरिटेशंस हो गई। जीआरडी गैस्ट्रो रिफ्लेक्शंस डिजीज, गैस जब ऊपर आ रही है तो रिफ्लेक्स दे रही है, तुरंत उल्टी होने की इच्छा होती है, यह जो बनती है गैस सड़न के कारण से, सैर करिए ये निकलती चली जाएगी। फिर खाने में कुछ स्पेशल चीज जोड़िए, जैसे भोजन करने के बाद आपके रूटीन में सौंफ खाने की आदत होनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जो लोग खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं वो तो भयंकर रोग पैदा करते हैं, और आजकल तो कॉमन है, आला भाई आइसक्रीम बाद में। नहीं, मैंने कितने बड़े लोगों को, जजेस को, जब मैंने एक बार बताया उन्होंने मान लिया, तो वो कहने लगे भाई सुनो ये आइसक्रीम पहले ले आओ बाद में रोटी खाएंगे। बाकी लोग कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो, बोले नहीं ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे आचार्य जी ने बोला है, और वो बड़ा चेंज महसूस करने लगे। तो ठंडी चीजें खाना खाने के बाद नहीं खानी है। अगर आपको लेना है तो आधा कप गर्म पानी आप लीजिए, सौंफ का पानी हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही अजवाइन बीच बीच में खाते रहने चाहिए। और जितनी भी वायु की चीजें बनती हैं, जैसे कड़ी बनी है तो कड़ी में अजवाइन, हींग और मेथी ये डालनी जरूरी है। अगर ये नहीं डाला तो वायु करेगी। तो सावधानी में वायु खत्म करने वाली चीजों को उन चीजों में जरूर डाली है जो वायु क्रिएट करती है। तो कड़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी, मटर, बैगन, कटहल ये वायु करते हैं। इनको बनाने के प्रोसेस में वायु को खत्म करने वाली चीजें डालिए। अब वायु करता है मूली, अब मूली वायु करती है तो मूली के पत्ते खाने से मूली की वायु खत्म हो जाती है। और उसकी जड़ खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं तो जड़ खा लो, जड़ खा रहे हैं तो पत्ते खा लो, नहीं तो थोड़ा गुड़ खा लो, खत्म हो जाती है गैस। अजवाइन, हींग ये वायु को बहुत जबरदस्त तरह से रोकती है। और नाभि में तेल लगाने से वायु ठीक होती है। और नाभि अगर आपकी बिगड़ गई है, डिसबैलेंस हो गई है, तो वायु रुक नहीं सकती। इसीलिए नाभि का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। तो सावधानी में अपनी नाभि को भी करिए ठीक। तो भोजन करिए नियमित, खाने वाली चीज़ों को खाइए, नहीं खाने वाली चीज़ों को मत खाइए। दैनिक करिए व्यायाम और एक्सरसाइज, और रहिए मस्त, क्योंकि विचार वायु की तरह से घूमते हैं। विचारों को अगर ठीक किया, तनाव को अगर रोका, तो शरीर में वायु नहीं बनेगी, क्योंकि वायु ही विचारों को और विकृत करती है, तनाव को क्रिएट करती है। इसीलिए विचारों को करिए शांत, थोड़ा करिए मेडिटेशन, थोड़ा करिए ध्यान, थोड़ा करिए प्राणायाम, और लीजिए न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट, रहिए फिट। तो ऐसी वायु की इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने आज इसके कारण, लक्षण, निदान, सावधानियां और वायु से जुड़ी हुई अनेक सारी बीमारियों के बारे में चर्चा की। यह केवल इतने में पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, और आगे एडवांस के सेशंस में हम आपको इसके छोटे छोटे पहलुओं के बारे में और भी बताएंगे। तो हम सभी इसके बारे में जानें, लोगों को जानने का मौका दें, यानी अवेयर करें, पहले स्वस्थ रखें और निदान दें, और आरोग्य पीठ के स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, स्वस्थ और सुखी विश्व के अभियान में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। इतना ही कहते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो एक बहुत महत्व की बात है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, जब बहुत बार हम लोग कहते हैं कि पेट के रोगों का निदान, ये मेडिसिन ले लो। कोई भी दवाई सबसे पहले खराब करती है तो पेट को खराब करती है। इसीलिए डॉक्टर लोग चाहे दर्द की दवाई दें, चाहे बुखार की दवाई दें, चाहे हार्ट की दवाई दें, चाहे कमर की दवाई दें, चाहे कोई भी दवाई दें, उसके साथ एक गैस की दवाई जरूर देते हैं, क्योंकि हर दवा सबसे पहले बेड़ा गर्क करती है हमारे डाइजेशन का, और डाइजेशन ठीक होगा तब गैस नहीं बनेगी, और हर दवा सबसे पहले गैस बनाती है। इसीलिए हर डॉक्टर कोई भी दवा लिखने के साथ साथ एक गैस की गोली जरूर देता है, एक ऐसी लॉक देगा और एक कोई गैस वाली और देगा, जिससे गैस एसिडिटी ना बने। तो इसीलिए मिथ से पेट ठीक रखना है, नेचुरली ठीक रखिए। और दवाई अगर कोई चल रही है तो गैस की दवा खाना ठीक है, अदरवाइज परमानेंट सॉल्यूशन केवल अगर है तो नेचुरल इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस इस न्यूरोथेरेपी और ऐसी विज्ञान के अंदर ही है। आधुनिक विज्ञान के अंदर गैस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।